सर आप ट्रिक बताओ। देखो आप ऐसे याद कर लो, लड़कों से याद कर लो, ठीक है ना। तो पहले आपको ध्यान रखना है, एक लड़का था, उसके जीवन में कौन आई पहले? गरिमा आई। कौन आई पहले? गरिमा आई। और गरिमा आपको बताओ उसको छोड़ के चली गई। उसका दिल क्या है? टूट गया है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो गरिमा आई, गरिमा छोड़ के चली गई। फिर आपको ध्यान रखना है उसके जीवन में कौन आई? एकता आई। कौन आई? एकता आई। और आपको बताया एकता तो एकता वाली बात करेगी, ठीक है। तो आपको बताया टूटे हुए दिल को आपको बताया कि अखंड किया। क्या किया? अखंड किया। देखो आप क्या किया उसने? अखंड किया। सर ने ऐसे याद करवाया था कि पहले जीवन में कौन आई? गरिमा आई। गरिमा चली गई। फिर कौन आई? एकता आई। और एकता ने आपको बताया ऐसा काम किया, टूटे हुए खंड खंड हुए दिल को क्या किया है? अखंड किया है। तो बाद में क्या आएगी? अखंडता। याद ही कर लेना, ऐसे याद कर लो, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता कोई तीन चार नहीं है, बंधुता एक ही है। ध्यान रखना, प्रस्तावना में बंधुता शब्द एक बार हुआ है, पेपर में आएगा बंधुता कितने प्रकार की? एक प्रकार की। इसका मतलब कि यहाँ पे भारत शब्द है ना, वो दो बार आया है, एक बार और दो बार। तो पहला क्वेश्चन यही आ गया। अभी आपको याद भी हो जाएगी, कुछ बातें समझ में भी आ जाएगी। मतलब पहला शब्द ही आपको ध्यान रखना है, इसमें लिखा कि हम भारत के लोग, भारत को, भारत शब्द हमारी प्रस्तावना में कितनी बार आया? दो बार। क्या प्रस्तावना में लिखा हुआ है इंडिया? नहीं। क्या लिखा हुआ है? भारत लिखा हुआ है। न्याय कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, इसमें सामाजिक न्याय की बात हो रही है, फिर आर्थिक न्याय की बात हो रही है, और फिर राजनीतिक न्याय की बात हो रही है। सर हम कैसे याद रखेंगे? अब देखो अब अगर आपने याद कर लिया पहले राजनीति, न्याय छोड़ो, आप तो याद करो समाज, अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक और राजनीतिक, इनको याद करो। ये क्या? न्याय तो है। अच्छा आप डायरेक्ट है ना, वो आपको बताया कि राजनीति में खड़े हो गए, आप सरपंच में खड़े हो गए, समाज में आपको कोई जानता नहीं है, पैसे आपके पास में है नहीं, क्या आप जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। मतलब ये गलत है। पहले राजनीति में आना गलत है। राजनीति शब्द लिखना पहले क्या आपके लिए? गलत है। पहले समाज में जाओ, ठीक है ना, समाज में रहो, समाज में ढंग से बातें करो, ठीक है ना, लोगों को जानो, लोग आपको जाने। ये धापुड़ी देवी है, ठीक है ना, सरपंचों में खड़ी होगी। ये रामू राम है, ठीक है ना, सरपंचों में खड़ा होगा। तो पहले कहाँ रहो? समाज में रहो, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है? समाज से सामाजिक, पहले आपको समाज में रहना है। समाज में आपको पता है अच्छे से काम करना है। जब आप काम करोगे समाज में तो आपके पास क्या आएगा? अर्थ आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। जब आप समाज में रहोगे, समाज के लोग आपको जानेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सही होगी, आपके पास में पैसे आ गए, फिर आप क्या करोगे? राजनीति में आ जाओ, राजनीति में खड़े हो जाओ, एमएलए में खड़े हो जाओ। सही है कि नहीं है? पहले समाज में, फिर आर्थिक स्थिति ठीक करो, फिर राजनीति में आओ। मतलब ये न्याय हमको याद हो गया, पहले सामाजिक, बाद में आर्थिक, और बाद में राजनीतिक न्याय। उद्देश्य प्रस्ताव है, वो रखने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पेपर में आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया कब? 5वीं बैठक में। बताओ उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे। कितने थे? 8 अनुच्छेद। ये रखा तो गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसे पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। और आपको ध्यान रखना है, ये उद्देश्य प्रस्ताव मतलब जो उद्देशिका बनी वही हमारी क्या है? प्रस्तावना है। और देखो पहले क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बाद में क्या था? समाजवादी, बाद में क्या है? पंथ निरपेक्ष, बाद में क्या है? लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक याद रखना, और बाद में क्या है? गणराज्य। इसका मतलब सर ये तो हमने अभी भी याद किया था, इसकी ट्रिक मैंने बता दी। यहाँ पे देखो आप, प्रभु ने एसपी को एलजी का टीवी दिया। प्रभु से संप्रभुता, इससे समाजवाद या समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, और एल से लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक के दो, और जी का मतलब क्या है? गणराज्य। तो मेरे हिसाब से कि राज्य मतलब भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी प्रकृति कैसी है प्रस्तावना के हिसाब से, तो आपको ध्यान रखना है ये 4-5 शब्द है, ये आपको क्रम से याद करना है। मेरे हिसाब से क्रम से याद हो गए होंगे। कल आती आपको बताए पूछूंगा मैं, बताओ पहला क्या दूसरा क्या, ये आप याद करना अच्छे से। अब देखो आप, अब ये समझाया गया ये है क्या, मैंने कहा हर लाइन को समझाऊंगा मैं। अब आगे देखो आप, अब आगे देखो ये सारी बातें लिखी है। एक नंबर क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या है? पूरा समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान दे करके केवल
मेरी तरफ देखो आप और याद करते रहो। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है संप्रभुता। अब संप्रभुता क्या है? संप्रभु देश क्या होता है ये मैं समझा रहा हूं। ऐसा देश जो अपने आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में किसी दूसरे देश के या विदेशी सत्ता के अधीन ना होकर, ठीक है ना, निर्णय लेता है। मान लेते हैं कोई आंतरिक मामला है और कोई देश है ना अपनी इच्छा से वहां पर काम कर रहा है, कोई बाह्य मामला है अपनी इच्छा से काम कर रहा है, किसी दूसरे देश का उस पर कोई दबाव नहीं है, तो वो देश क्या होगा? संप्रभु होगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, और आपको नोट्स मिल गए होंगे। तो प्रस्तावना का नाम तो आपने सुना होगा, यहाँ तक कि आपने 8वीं की 9वीं की 10वीं की जो किताब देखी, हाँ, उसके पीछे लिखी होती है ना प्रस्तावना, पढ़ी आपने कभी? याद है अभी? हाँ, तो याद करवाने के लिए मैं आया हूँ, ठीक है। याद करना है आपको अच्छे से, और बस जो मैं बोलूँगा उसको सुनना है अच्छे से, सारी बातें आपको याद हो जाएगी। बिल्कुल नया टॉपिक है, और टॉपिक का नाम क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना, और प्रस्तावना को कहते हैं उद्देशिका। यह भी आप ध्यान रखना, इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। अब याद कैसे करना है? तो याद करने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपका पूरा ध्यान क्लास में होगा ना, तो आज ही आपको इसी क्लास में आपको प्रस्तावना याद हो जाएगी। प्रस्तावना तो आपने सुना होगा, प्रस्तावना में क्या आता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में या को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर आपको ध्यान रखना है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता है। कैसे याद करना है पूरा बताऊंगा मैं आपको। तो आपको बताना है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता का अर्थ होता है समानता। तो पहले क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मा अर्पित करते हैं। सर आपने याद कैसे किया? तो भाई सीधी सी बात है, अभ्यास। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसमें मेन चीज क्या, इसमें मेन आपको बताया कि लाइनों को याद करना है। और पेपर में आपको बताया डायरेक्ट वहीं से आता है कि न्याय, न्याय आपको बताया कि कितना है? 3 प्रकार का न्याय है, लेकिन उनका क्रम आपको याद होना चाहिए। तो पहले क्या आता है? सामाजिक, उसके बाद में क्या आता है? आर्थिक, फिर क्या आता है? राजनीतिक। पूरा ध्यान रखना। मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे प्रस्तावना, और प्रस्तावना की एक आपको बता, बस फोटो आपको दिए मैंने, ठीक है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा, याद करवाऊंगा, उसी से आपको याद हो जाएगा। कैसे वो आपको देखना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखो आप, ये प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना को समझना है आपको, जैसे मैं याद करवाऊं वैसे याद करना है। अभी 15 मिनट में पूरी याद हो जाएगी। आप देखो सबसे पहले, अच्छा ये है क्या वो बाद में समझाऊंगा सारी बातें, पहले केवल ये देख लेते हैं कि प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना याद कैसे करें। अब प्रस्तावना क्या है, इसमें शब्द का अर्थ क्या है, वो सारे मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो सबसे पहले प्रस्तावना, इसे हम क्या बोलते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं। सबको दिखाई दे रही होगी, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, पूरा आपको दिखेगा अच्छे से। सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को, इसका मतलब कि यहाँ पे भारत शब्द है ना वो 2 बार आया है, 1 बार और 2 बार। तो पहला क्वेश्चन यही आ गया,
अभी आपको याद भी हो जाएगी, कुछ बातें समझ में भी आ जाएगी। मतलब पहला शब्द ही आपको ध्यान रखना है, इसमें लिखा कि हम भारत के लोग, भारत को, भारत शब्द हमारी प्रस्तावना में कितनी बार आया? 2 बार। क्या प्रस्तावना में लिखा हुआ है इंडिया? नहीं। क्या लिखा हुआ है? भारत लिखा हुआ है। ठीक है ना। वो इंग्लिश की अलग है, वो भी इसमें दे रखी है, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो देख लेंगे। मैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी याद कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वालों को भी मैं समझा रहा हूँ। देखो आप, तो हम भारत के लोग भारत को, तो पहले इतना याद करना है, हम भारत के लोग भारत को। फिर आपको देखना है कि यहाँ पे बहुत सारे शब्द आएंगे, उनका क्रम याद करना है आपको। सबसे पहले क्या आने वाला है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इतना याद करना है पहले। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभुता की बात हो रही है। संप्रभुता क्या होती है समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो पहले याद करना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आता है समाजवादी, फिर क्या आता है? समाजवादी, फिर आता है पंथ निरपेक्ष, फिर आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है ना। इसको आप 2 भागों में तोड़ सकते हो, पहले लोकतंत्र है, लोकतंत्रात्मक है, और फिर क्या है? गणराज्य। तो पहले इतना याद करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु ने, देखो प्रभु ने एस पी, प्रभु ने एस पी को एल जी का टीवी दिया। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। देखो प्रभु मतलब संप्रभुता लिखा जाएगा, प्रभु ने एस, पी से क्या, पैसे क्या बताओगे? पी, समझ गए ना। एस पी, एल, लोग से एल, जी से जी। अब देखो आप, देखो प्रभु ने एसपी को एलजी का टीवी दिया, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। वैसे मैं आपको बताऊं, ये ऐसे भी याद हो जाएगा आपको। कैसे? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो पहली लाइन यही है, ये आपको याद करनी है। अभी मैं बता रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। घर पे जाना है, बिना देखे आपको बताया कि उसे बार बार बोलना है, एक बार लिखना है पेज पे, वापस बोलना है। कैसे? याद करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी आपको। क्यों? जब तक आप याद नहीं करोगे ना, इससे आने वाले क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाओगे ढंग से। तो रटना नहीं है, समझो पहले, इसको समझना पड़ेगा आपको, समझने के बाद में रटो। पहले समझो, इससे पूरा याद हो जाएगा आपको। देखो, तो मेरे हिसाब से इतना आप समझ जाओगे कि पहले क्या बोलोगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर ये सब तो आपको बताएंगे नहीं बीच में, फिर भी ये ध्यान रखना है कि बाद में बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब इतना याद हो गया। अब देखो इससे आगे, आगे आपको याद क्या करना है, ये होता क्या, ये मैं आपको अलग समझाऊंगा। आगे देखना है कि न्याय की बात हुई है। किसकी बात हो रही है? न्याय की। सबसे पहले क्या चाहिए? न्याय चाहिए। पहले आपको स्वतंत्रता चाहिए या न्याय चाहिए? न्याय चाहिए। इसका मतलब पहले स्वतंत्रता वाली लाइन नहीं आएगी, पहले न्याय वाली आएगी। तो आप ध्यान रखना, पहले न्याय है। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, इसमें सामाजिक न्याय की बात हो रही है, फिर आर्थिक न्याय की बात हो रही है, और फिर राजनीतिक न्याय की बात हो रही है। सर हम कैसे याद रखेंगे? अब देखो आप, अब अगर आपने याद कर लिया पहले राजनीति, न्याय छोड़ो, आप तो याद करो समाज, अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक और राजनीतिक, इनको याद करो। ये क्या है? न्याय तो है। अच्छा आप डायरेक्ट है ना, वो आपको बताया कि राजनीति में खड़े हो गए, आप सरपंच में खड़े हो गए, समाज में आपको कोई जानता नहीं है, पैसे आपके पास में है नहीं, कि आप जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। मतलब ये गलत है। पहले राजनीति में आना गलत है। राजनीति शब्द लिखना पहले क्या आपके लिए गलत है। पहले समाज में जाओ, ठीक है ना, समाज में रहो, समाज में ढंग से बातें करो, ठीक है ना, लोगों को जानो, लोग आपको जाने, ये धापुड़ी देवी है, ठीक है ना, सरपंचों में खड़ी होगी, ये रामू राम है, ठीक है ना, सरपंचों में खड़ा होगा। तो पहले कह रहा हूं समाज में रहो, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है? समाज से सामाजिक, पहले आपको समाज में रहना है। समाज में आपको पता है अच्छे से काम करना है। जब आप काम करोगे समाज में, तो आपके पास क्या आएगा? अर्थ आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। जब आप समाज में रहोगे, समाज के लोग आपको जानेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सही होगी, आपके पास में पैसे आ गए, फिर आप क्या करोगे? राजनीति में आ जाओ, राजनीति में खड़े हो जाओ, एमएलए में खड़े हो जाओ। सही है कि नहीं है? पहले समाज में, फिर आर्थिक स्थिति ठीक करो, फिर राजनीति में आओ। मतलब ये न्याय हमको याद हो गया। पहले सामाजिक,
बाद में आर्थिक और बाद में राजनीतिक न्याय, और न्याय चाहिए पहले। ये आप ध्यान रख लेना। तो मेरे हिसाब से ये लाइन आपको याद होगी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय आपको याद हो गया है। अब नेक्स्ट देखो आप, अब इससे आगे चलता हूं मैं, ठीक है ना, और आपको याद करवाता हूं ये आगे वाला पार्ट। देखो आगे आपको ध्यान रखना है कि न्याय के बाद क्या है, स्वतंत्रता। न्याय के बाद क्या है, स्वतंत्रता। तो पहले याद कर लो, न्याय 3 प्रकार का है और स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। अब वो ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, कैसे याद करोगे। देखो आप सबसे पहले यहां दे रखा है विचार। पहले क्या दे रखा है, विचार। फिर दे रखा है यहाँ पे अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करना, ठीक है, विचार जानते हो आप। फिर क्या है, विश्वास, विश्वास करना। धर्म आप जानते हो, हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, ये सिख है, ये धर्म। और उपासना, उपासना मतलब पूजा। ध्यान रखना, मैं पूजा भी लिखा सकता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, उपासना लिखा है। मैंने क्वेश्चन देखा, उसमें लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्ताव है, तो वह पूजा लिखा हुआ था। तो पूजा तो है, मतलब पूजा का मतलब उपासना। अब देखो आप, यह बात हो रही है स्वतंत्रता की और धर्म बीच में आ गया है। तो आपको याद ऐसे करना है कि आपका धर्म मान लेते हैं मुस्लिम है, हिंदू है ना। अब आपको क्या करना है, किसी को बताना है आपके धर्म के बारे में, आपके देवताओं के बारे में बताना है कि लोग जाने आपके धर्म को। तो ऐसा नहीं है कि पहले आप गए खड़े हो गए, देखो सा ठीक है कि आपको ये करना चाहिए, ये भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसे नहीं। पहले विचार करो, पहले क्या करो, विचार करो। देखो आप, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, पहले क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मैं कैसे बताऊंगा इनको, धर्म के बारे में कैसे बताऊंगा। पहले क्या करो, आप विचार करो। विचार करने के बाद में क्या करो, अभिव्यक्ति, फिर बोलो आप। पहले विचार करो, विचार करने के बाद में बोलो। जब आप विचार करके बोलोगे ना, तो लोग आपकी बात पे विश्वास करेंगे। क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो पहले विचार करो, फिर अभिव्यक्ति करो, फिर लोग विश्वास करेंगे। किस बात पर विश्वास करेंगे, धर्म की बात पे विश्वास करेंगे। और फिर आपको बताया कि आपने धर्म के बारे में बताई ना, जो बातें बताई आपके देवताओं के बारे में आपने बताया, फिर वो लोग आपको बताया कि उसकी उपासना करेंगे। देखो आप, कितनी अच्छी ट्रिक है। पहले विचार करो, फिर अभिव्यक्ति करो, फिर लोग आपकी बातों पे विश्वास करेंगे। कैसी बातों पे, धार्मिक बातों पे, धर्म की बातों पे। फिर लोग आपने जो बताया है उस पे, जो देवताओं का आपने नाम लिया, उनकी वो क्या करेंगे, उपासना करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको न्याय भी याद हुआ और स्वतंत्रता भी याद होगी। एक बार बोल दो, न्याय कौन सा, पहले सामाजिक, बाद में आर्थिक, बाद में राजनीतिक, 3 याद हो गया। अब स्वतंत्रता 5 प्रकार की, पहली कौन सी है, विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, तीसरी विश्वास, चौथी धर्म, 5वीं उपासना। याद हो गया, मतलब बड़ी लाइनें तो आपको याद हो गई। अब आगे देखो आप, आगे क्या है, आगे समता मतलब समानता। समानता 2 प्रकार की। देखो ये क्वेश्चन भी आएगा, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की। अनुच्छेद 19 में 19(1) दे रखा है, उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की। ठीक है, उसमें कौन सी 6 प्रकार की, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, कितना हो गया, 7। और आपको बताया एफ वाली हट गई, संपत्ति वाली कितनी रह गई, 6। इसमें 5 प्रकार की है, उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ये भी आपको ध्यान रखनी है। प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताएं, 5 प्रकार की। अनुच्छेद 19(1) में कितनी, 6 प्रकार की। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, पूरा ध्यान रखना है। अब समता का मतलब होता है समानता, और इसमें समता या समानता 2 प्रकार की है। पहले आपको प्रतिष्ठा चाहिए या अवसर चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, अवसर नहीं चाहिए। पहले अवसर तो बाद में देख लेंगे, पहले क्या चाहिए आपको, प्रतिष्ठा। जब आप समाज में जाओ, ठीक है, तो लोग आपको है ना, ठीक है, ऐसी अच्छी नजर से आपको देखे कि बेरोजगार नहीं आया है, ठीक है ना, ये तो आपको बताया मांगुड़ी देवी आई है, लग जाएगी बाद में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, पहले क्या चाहिए, प्रतिष्ठा। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अलग कलर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, अब देखो आप, क्या चाहिए, पहले प्रतिष्ठा और बाद में क्या चाहिए, अवसर। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बस आपको बताया कि आपको 3 चीजें, 1 नंबर न्याय, 2 नंबर स्वतंत्रता और 3 नंबर समता या समानता। पहले न्याय रखना है, बाद में स्वतंत्रता और बाद में समता। बस ये 3 लाइन आपको याद हो गई है, जमा दो इनको। पहले न्याय बोल दो, फिर स्वतंत्रता बोल दो, और फिर आपको बताए समता या समानता बोल दो। और पहले आपको पता ही है ना, संपूर्ण
वो की बात हो रही है पहले, फिर आपको बताया कि समाजवादी, फिर बाद में क्या है पन निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये बात आप ध्यान रखना, पहले लाइन तो वही है। फिर 2 नंबर न्याय, और 3 नंबर स्वतंत्रता, और 4 नंबर समता। समता का मतलब समानता। ठीक है, अब देखो आगे, इतना याद हो गया आपको। फिर आपको ध्यान रखना है प्रतिष्ठा, एक बार फिर बोल के बता दूंगा मैं आपको ना, एक बार देखते रहो आप। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब समानता आपने याद की, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में, अब बोलना है आपको, देखो ये क्रम याद रखना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये आपको अच्छे से याद करना है कि पहले क्या आएगा। पहले आपको बताया व्यक्ति की गरिमा, फिर बाद में क्या राष्ट्र की एकता, और फिर क्या आने वाला है अखंडता। ये 3 शब्दों का आपको खेल है, ये आपको याद करना है अच्छे से। सर आप ट्रिक बताओ, देखो आप ऐसे याद कर लो, लड़कों से याद कर लो, ठीक है ना। तो पहले आपको ध्यान रखना है, एक लड़का था, उसके जीवन में कौन आई पहले, गरिमा आई। कौन आई पहले, गरिमा आई, और गरिमा आपको बता उसको छोड़ के चली गई। उसका दिल क्या है, टूट गया है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो गरिमा आई, गरिमा छोड़ के चली गई। फिर आपको ध्यान रखना है उसके जीवन में कौन आई, एकता आई। कौन आई, एकता आई, और आपको बताया एकता तो एकता वाली बात करेगी, ठीक है। तो आपको बताया टूटे हुए दिल को आपको बताया कि अखंड किया। क्या किया, अखंड किया। देखो आप क्या किया उसने, अखंड किया। सर ने ऐसे याद करवाया था कि पहले जीवन में कौन आई, गरिमा आई, गरिमा चली गई, फिर कौन आई, एकता आई, और एकता ने आपको बताया ऐसा काम किया, टूटे हुए खंड खंड हुए दिल को क्या किया है, अखंड किया है। तो बाद में क्या आएगी, अखंडता। याद ही कर लेना, ऐसे याद कर लो, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता कोई 3-4 नहीं है, बंधुता एक ही है। ध्यान रखना, प्रस्तावना में बंधुता शब्द एक बार हुआ है, पेपर में आएगा बंधुता कितने प्रकार की, एक प्रकार की। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, मतलब ये बातें कहाँ हो रही है, संविधान सभा में हो रही है। संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949। सर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख याद करवा रहे हो आप। संविधान सभा में पता नहीं कितनी तारीख आई, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। इजी तो है, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, याद किया ना आपने, ये आपने याद कर रखा है। पहले मैंने आपको बताया था ना कि हमारा संविधान किस दिन बन गया था, ये देखो आप 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारा संविधान बन गया था। और 16 अनुच्छेद इस दिन क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। और 16 अनुच्छेद भी आपको याद है, मैंने याद करवाए थे, ठीक है। वो टेस्ट जब होगा ना, ठीक है, उसमें और आ सकते हैं, तो प्रस्तावना का टेस्ट भी होगा, उसमें आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो तारीख कौन सी है, 26 नवंबर 1949। पेपर में आता है कि हमारी प्रस्तावना में कौन सी तारीख लिखी हुई है, तो आप ध्यान रखना 26 नवंबर 1949, ना कि 26 जनवरी, ना कि 15 अगस्त, ठीक है ना, वो लिखा हुआ नहीं है। आगे देखो आप, अब ये तो आपको बताया कि अंग्रेजी हिसाब से जो हमारा विक्रम संवत है उसके हिसाब से देखो आप, मिति मार्गशीर्ष, जान तो हम बोलते हैं मिक्सर, वो क्या है, मार्गशीर्ष। शुक्ल या तो होता है कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष की बात है। सप्तमी मतलब 7वां संवत 2006 विक्रमी, ये 2006 आपको बताया विक्रम संवत वाला है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रख लेना, ये भी पेपर में आ सकता है, याद तो करना पड़ेगा। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित, ये तीनों शब्द आपको क्रम से याद करना है। पहले क्या आता है, अंगीकृत, क्या आता है, अधिनियमित, बाद में क्या आता है, आत्मा अर्पित। अब देखना मैं याद करवा रहा हूं आपको, याद कैसे करोगे आप, याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे, अगर ये याद नहीं किया तो आपको बताया गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए आप अच्छे से याद कर लो कि सर पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, ठीक है ना, ऐसी बात है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, अंगीकृत, बाद में क्या है, अधिनियमित, और बाद में क्या है, आत्मा अर्पित, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये आपका शरीर है, जैसे मेरा शरीर है, तो पहले आपको आत्मा दिखाई दे रही है कहीं पे, कहां पर आत्मा, यहां पर है क्या, ठीक है। पहले आपको अंग दिखाई दे रहा है, जैसे नाक दिखाई दे रहा है, हाथ दिखाई दे रही है, क्या है, अंग है, तो याद कर लेना पहले क्या आएगा, अंग आएगा, अंगीकृत, ठीक है। और आपको बताया फिर आप नियमित रूप से ध्यान करोगे, यहां पर नियमित रूप से क्या करोगे, ध्यान करोगे, फिर जाके आप आत्मा का रेशे जान पाओगे। ये ट्रिक याद कर ली तो आपको बताया कि आपका मोक्ष भी हो जाएगा। कैसे, देखो आप पहले आपको ध्यान रखने क्या दिखता है, अंग दिखता है। अब अंग दिख रहा है,
आत्मा आपको नहीं दिखाई दे रही है, अगर आत्मा को जानना है तो नियमित रूप से आपको आज्ञा चक्र पे ध्यान करना पड़ेगा। नियमित का मतलब अधिनियमित। बाद में आप आत्मा को जान सकते हो, आत्मा बाद में आती है। आत्मा आ रही है यहाँ पे, ठीक है, डरना मत आप, ठीक है, समझ गए ना, आत्मा बाद में आती है। ऐसे याद करना कि आत्मा तो अभी आएगी नहीं, आत्मा क्या आएगी, बाद में आएगी। कोई बात नहीं है, आपको याद हो गया है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये शब्दों का खेल है, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं आपको कम से कम 2 दिन तक इसको पढ़ाऊंगा ना, बार बार यही आएंगे यही आएंगे। 2 दिन की आपको बताया कि मैं आपको क्लास लूंगा, उसमें कंप्लीट। जिस दिन लास्ट दिन होगा ना, 20 दिन आप क्या करोगे, आप जाओ घर पे, क्यों आपको याद हो जाएगी, जो आप सुनाओगे पड़ोसी को, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक या सामाजिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे बोल बोल के आप क्या करोगे, शाओगे मारवाड़ी में, ठीक है। याद हो जाएगा आपको, बता रहा हूं। ये हर किसी को याद होती नहीं है, याद होती है तो वापस भूल जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, तरीका एक ही है। पहले आपको ध्यान रखना है वो, ठीक है ना, प्रभु ने एसपी को एलजी का टीवी दिया। फिर न्याय, न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहले न्याय समाज का, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक। स्वतंत्रताएं 5 प्रकार। पहले विचार करो, फिर अभिव्यक्ति करो, फिर विश्वास करेंगे किस पे, धर्म पे, और फिर उपासना करेंगे। पहले प्रतिष्ठा चाहिए ना, बाद में अवसर चाहिए, इतना याद कर लो। पहले गरिमा आई थी जिंदगी में, फिर एकता आई थी, उसने अखंड कर दिया, इतना याद हो गया। फिर आपको बताया, पहले अंग दिखते हैं, फिर नियमित रूप से ध्यान करते हैं, फिर आत्मा के दर्शन कर सकते हो। ये एक ट्रिक है अच्छे से याद करने की, आपको याद हो जाएगा। एक बार करवाता हूँ रीड आउट, उसके बाद में क्या करते हैं, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं और आगे याद करते हैं। चलिए, ये देखो आप, ये इंग्लिश वाली है, जो अंग्रेज लोग हैं यहाँ पे वो इंग्लिश में याद कर लेंगे, ठीक है। अब केवल याद करना है और समझना है। देखो, प्रस्तावना, उद्देश्य, उद्देश्य का बोल दो। अब आपको साथ में बोलना है, जब साथ में बोलोगे ना, तब अंदर से आपका डर खुलेगा याद करने का, ठीक है। कैसे बोलोगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। कुछ लोग आपको पता है बीच में ही बंद हो गए थे। रनिंग करो, रनिंग दौड़ करो, तब एक साथ बोल पाओगे, ठीक है ना, ठीक है। अब सुनो आप अच्छे से, देखो ये तो आपको पता है क्या, केवल एक क्या है, थोड़ा आपको बताना था, इसीलिए मैंने बोल के बता दिया, पढ़ के बता दिया, थोड़ा आपको बताया, ट्रिक के रूप में बताया। अब आगे देखना आप, आगे आपको बताया कि सारी बातें आपके नोट्स में लिखी हुई है। अंग्रेजी में याद नहीं करना है, वो तो इंग्लिश वालों के लिए आपको हिंदी में याद करना है, ठीक है ना। अब सुनो आप अच्छे से। अब ये प्रस्तावना आई कैसे, ये बातें मैं आपको समझाऊंगा, केवल 10 मिनट के लिए बोर्ड पे देखो आप, और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छे से सारी बातें याद होगी। वैसे आगे आपको पता है सारी चीजें मैं लेकर आया हूँ, इंग्लिश वाला तो याद करना नहीं है, ऐसे पूरी चीजें आपको पता है इसमें दे रखी है। अब सब देख लो आप। चलिए, सबसे पहले आपको ये देखना है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ प्रस्तावना में, या इसे कह दो उद्देशिका। तो उद्देशिका है क्या, प्रस्तावना है क्या, तो आपको ये से याद करना है कि जो संविधान का निर्माण करने वाले जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उनके विचारों को जानने का एक स्रोत है। मतलब संविधान सभा जो बनाने वाले व्यक्ति थे, संविधान सभा के सदस्य थे ना, उनके विचारों को जानने की कुंजी कह दो आप, उनके विचारों को जानने की चाबी कह दो, वो क्या है, प्रस्तावना है। या आप कह दो कि भारत का संविधान क्या है। अगर आपको जानना है, एक पेज में जानना है, तो आप क्या पढ़ लो, प्रस्तावना पढ़ लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्यों, इसमें आपको पता है न्याय की बात है, इसका मतलब हमारे संविधान में न्याय की बातें हैं। इसमें स्वतंत्रता की बातें हैं, इसका मतलब हमारे संविधान में स्वतंत्रता की बातें आगे दे रखी है।
आगे समानता, हाँ समानता की बात भी है, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है। समाजवादी, इसका मतलब भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ना वो समाजवादी है, पूंजीवादी नहीं है। इसका मतलब कि लोकतंत्रात्मक की बात होती है हमारे भारत में, जानते हो आप, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भारत क्या है, राजतंत्र नहीं है, गणराज्य है। ये सब आपको जानना है किससे, प्रस्तावना से। समझ में आया ना आपको। अब ये प्रस्तावना कहाँ से आई है, ठीक है ना, कहाँ जा रही है प्रस्तावना, ऐसा आपने सुना है गाना, कहाँ से आई है कहाँ जाएगी, ठीक है। तो प्रस्तावना कहाँ से आई है, हमारे संविधान में प्रस्तावना आई कहाँ से, ये मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से देखना है। चलिए, सबसे पहले आपको देखना है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, समझाया भी था, ध्यान से देखना है। आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा थी। संविधान सभा की आपको पता है 5वीं बैठक होती है, बताओ कब होती है। हाँ, बस अब आप केवल सुनते रहो। 5वीं बैठक होती है, वो आपको पता है 13 दिसंबर 1946, याद करना अच्छे से। 5वीं बैठक में 13 दिसंबर 1946 को आपको ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने आपको ध्यान रखना है, इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव। तो आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव है, वो रखने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पेपर में आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया कब, 5वीं बैठक में। बताओ उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे, 8 अनुच्छेद थे। कितने थे, 8 अनुच्छेद। ये रखा तो गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसे पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। और आपको ध्यान रखना है, ये उद्देश्य प्रस्ताव मतलब जो उद्देशिका बनी वही हमारी क्या है, प्रस्तावना है। इसका मतलब कि जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसके जनक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बातें पहले याद कर लो। तो आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि प्रस्तावना कहाँ से आई है। तो प्रस्तावना आपको ध्यान रखना है, 5वीं जो बैठक थी 13 दिसंबर को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसे पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को, और यही बाद में क्या बन गई, हमारे संविधान की प्रस्तावना बन गई, ठीक है ना। अब बताओ मुझे, प्रस्तावना के जनक कौन हुए फिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रस्तावना के जनक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये बात पहले आपको याद करनी है। अब इससे आगे देखो आप, आगे आपको ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो विचार है कि भारत में एक प्रस्तावना होनी चाहिए, प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने किस देश से लिया है, अमेरिका के संविधान से, या अमेरिका देश से लिया है, ये आप ध्यान रखना। अमेरिका मतलब यूएसए। तो पहले आप याद ये कर लो कि भारत में एक प्रस्तावना होगी, प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। फिर पेपर में आता है, पूछते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है, वो भाषा हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया। तो आप ध्यान रख लेना कि जो प्रस्तावना का जो विचार है वो तो कहाँ से लिया हमने, अमेरिका से, और प्रस्तावना की जो भाषा है हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। पहले आपको ये याद होना चाहिए। समझ में आया आपको, ठीक है। कि प्रस्तावना तो आपको पता है वही उद्देश्य प्रस्ताव है, वो बाद में क्या बन गई, उद्देशिका, वो हमारी क्या प्रस्तावना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में 2 बातें याद रख लेना। एक तो आपको पता है कब रखा, 5वीं बैठक, और कब पारित हुआ, 22 जनवरी 1947। ये आप ध्यान रख लेना। प्रस्तावना का विचार वो कहाँ से आया, अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। इतना आपको याद हो गया होगा। अब मैं डायरेक्ट आपके नोट्स पे चलता हूँ, वहां से सारी बातें आपको समझाऊंगा। निकाल लो आप नोट्स, और मैं तो कहूँ आप बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे क्या नोट्स ही है, सब बोर्ड पे देख लो आप, याद करना अच्छे से। देखो आप, प्रस्तावना, इसका सामान्य परिचय मैं आपको समझा रहा हूँ। भारतीय संविधान की उद्देशिका, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की क्या कुंजी है, की है, अगर साधारण भाषा में बोलूं तो चाबी है। तो आप ध्यान रख लेना, जो भारतीय संविधान सभा के जो आपको बताया बनाने वाले सदस्य थे ना, उनके विचारों को जानने की कुंजी क्या है, प्रस्तावना। ऐसा पेपर में आ सकता है। फिर आगे देखो, संविधान की रचना के समय उनके रचयिताओं का क्या उद्देश्य था, तथा वे किन उच्च आदर्शों, सही लिखो साहब, ये ना इसे हटा दो आप, ये रहने दो आप, उच्च आदर्शों, उच्च आदर्श, उच्च प्लस आदर्श, उच्च आदर्शों को संविधान में स्थापित करना चाहते थे। जैसे प्रश्नों का जवाब उद्देशिका में
से ही जाना जा सकता है। अभी मैंने आपको समझाई थी, ठीक है ना, सारी बातें आपको और समझ में आती रहेगी। अब देखो आप, ये बातें मैंने आपको भी बोर्ड पे लिख के बताई है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 गोले में डाल दो आप, को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 गोले में डाल दो को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव, ध्यान रखना उद्देश्य प्रस्ताव है, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया? अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। तथा प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो इतना तो आपको एक बार में याद हो गया है। इससे आगे मैं बढ़ता हूं। क्या मैंने आपको सारी बातें समझाई है? ठीक है, अब मैं उनको आपको बताया विस्तार से आपको समझाऊंगा। पूरी प्रस्तावना को, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा और वहां से आपको बताया क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला यह कि संविधान है। संविधान में आपको ध्यान रखना है कि आपको पता प्रस्तावना है, तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। प्रस्तावना के हिसाब से संविधान अपना है, उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? तो पहला ही लिखा है हम भारत के लोग, लिखा ना हम भारत के लोग, उसका मतलब है कि भारत की जनता। पूरी शक्ति है ना संविधान में, किसको दी गई है? भारत की जनता को। हम सब जानते हैं एमएलए बनो, आपको बताया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बनो, सबको बनाने वाली कौन है? भारत की जनता। सरपंच बनो, महापौर बनो, ठीक है ना, कौन बनाती है? जनता बनाती है। राष्ट्रपति का चुनाव भी आपको बताया है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, मतलब उसको भी जनता के द्वारा चुना जाता है। हम चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और एमएलए को, और वो आपको बताया चुनते हैं राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति है वो भी क्या होता है? निर्वाचित होता है। प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, ये आप सब जानते हो, ये नियुक्त होते हैं, लेकिन आपको बताया है क्या? वो सांसद ही है। ये आपको बताया मुख्यमंत्री क्या है? एमएलए ही है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना के हिसाब से संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता है। वो कहां लिखा है? हम भारत के लोग। भारत के लोग मतलब भारत की जनता। तो आप ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आपको बताना है संविधान का स्रोत, शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता। किससे ये स्पष्ट होता है? हम भारत के लोग, जो लिखा है प्रस्तावना। भारतीय संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है, समझा दिया मैंने आपको। अब देखो आप, फर्स्ट नंबर दे रखा है संविधान की शक्ति का स्रोत, तो आप क्या बताओगे? भारत की जनता। याद कर लेना अच्छे से। उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग, ये लिखा था ना, हम भारत के लोग। इंग्लिश में क्या है? विद द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, वहीं समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित है तथा भारतीय संविधान इसकी इच्छा का परिणाम है। सारी बातें आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि संप्रभुता क्या है, आगे समझाऊंगा मैं आपको। अब आगे देखो आप, ये आपको याद करना है। पहला देखो, मैं लाइन चल रही है अपनी पहली लाइन, तो पहली लाइन मैंने आपको बता दिया था ना कि भारत शब्द कितनी बार आया? 2 बार। लिखो आप, प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया है। वैसे याद तो हो गया आपको, कहीं पर भी लिख लो आप। हाँ, याद करना पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा कि भारत शब्द कितनी बार आया? प्रस्तावना में 2 बार आया, ठीक है। अब देखो इससे आगे, सब बोर्ड पे देख लो आप, लाइन चल रही है पहली। इसमें मैंने बताया ना कि राज्य का स्वरूप, राज्य का नेचर, राज्य की प्रकृति कैसी है, वो आपको बताया, समझ में आती है आपको ये सब देख करके। और देखो पहले क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बाद में क्या था? समाजवादी। बाद में क्या है? पंथ निरपेक्ष। बाद में क्या है? लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक याद रखना। और बाद में क्या है? गणराज्य। इसका मतलब सर ये तो हमने अभी भी याद किया था, इसकी ट्रिक मैंने बता दी। यहाँ पे देखो आप, प्रभु ने एसपी को एलजी का टीवी दिया। प्रभु से संप्रभुता, इससे समाजवाद या समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, और एल से लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक के दो, और जी का मतलब क्या है? गणराज्य। तो मेरे हिसाब से कि राज्य मतलब भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी प्रकृति कैसी है प्रस्तावना के हिसाब से, तो आपको ध्यान रखना है ये 4-5 शब्द है, ये आपको क्रम से याद करना है। मेरे हिसाब से क्रम से याद हो गए होंगे। कल आते ही आपको बताए पूछूंगा मैं, बताओ
पहला क्या दूसरा क्या, ये आप याद करना अच्छे से। अब देखो आप, अब ये समझाया गया ये है क्या, मैंने कहा हर लाइन को समझाऊंगा मैं। अब आगे देखो आप, अब आगे देखो ये सारी बातें लिखी है। एक नंबर क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या है पूरा समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान दे करके केवल मेरी तरफ देखो आप और याद करते रहो। देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है संप्रभुता। अब संप्रभुता क्या है, संप्रभु देश क्या होता है ये मैं समझा रहा हूं। ऐसा देश जो अपने आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में किसी दूसरे देश के या विदेशी सत्ता के अधीन ना होकर, ठीक है ना, निर्णय लेता है। मान लेते हैं कोई आंतरिक मामला है और कोई देश है ना अपनी इच्छा से वहां पर काम कर रहा है, कोई बाह्य मामला है अपनी इच्छा से काम कर रहा है, किसी दूसरे देश का उस पर कोई दबाव नहीं है, तो वो देश क्या होगा, संप्रभु होगा। उदाहरण के लिए भारत क्या है, एक संप्रभु देश है। कैसे, भारत आपको पता है आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में किसी दूसरे देश की आपको पता है मानता नहीं है, मतलब मानने के मतलब किसी के दबाव में आकर के कोई आपको पता है निर्णय नहीं लेता। पहले हम संप्रभु थे नहीं थे, हम आपको पता है कि पहले तो क्या थे, पहले क्या थे, दूसरों के अधीन थे, हम गुलाम थे। पहले हम आपको बताया निर्णय नहीं ले पाते थे, आज हम लेते हैं। तो आपको बताया भारत क्या बन गया, संप्रभु देश बन गया। तो आपको समझ में आएगा संप्रभुता क्या है। बताओ पाकिस्तान कैसा है, संप्रभु देश है। बताओ बांग्लादेश कैसा है, संप्रभु देश है। अमेरिका संप्रभु देश है। वो देश जो आपको बताया किसी दूसरे देश के अधीन होते हैं ना, वो संप्रभु नहीं होते हैं। पहले हम संप्रभु नहीं थे, अब आपको हमारा देश क्या है, संप्रभु है। मतलब समझ में आ गया, संप्रभुता वो देश जो अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में आपको बताया निर्णय खुद स्वयं करता है, किसी दूसरे देश के दबाव में आके निर्णय नहीं करता है, वो देश होता है संप्रभु देश। तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। पहले अधीन था, पहले हम संप्रभु नहीं थे। आगे देखो आप, अब 2 नंबर है समाजवादी। क्या पहली बात समझ में आ गई आपको, संप्रभुता समझ में आ गई ना। अब दूसरी बात क्या है, समाजवादी। देखो आप, आपको ध्यान रखना है कि जो देश होते हैं ना, उनकी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था होती है उनकी, और जो उत्पादन होता है, जैसे आज मैंने आपको पढ़ाया खनिज, वो क्या खनिज का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसा आपने सुना होगा। देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था जिस देश में होती है उसमें क्या होता है कि जो उत्पादन के जो स्रोत होते हैं ना, उन पे आपको ध्यान रखना है सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो आपको पता है पूंजीवादी लोग होते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है, उस पर क्या होता है, अधिकार होता है, नियंत्रण होता है। अब देखो भारत में क्या है, भारत में आपको ध्यान रखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन समाजवादी में भी आपको ध्यान रखना है, एक तो होती है साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है लोकतंत्रात्मक समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत ने आपको ध्यान रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। जैसे भारत में आपको पता है कि सभी जगहों पे सरकार का स्वामित्व नहीं है, कुछ जगह आपको पता है प्राइवेट कंपनियां भी है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखने, भारत में आपको ध्यान रखने प्राइवेट कंपनी है वो भी उत्पादन कर रही है और सरकारी कंपनी है वो भी उत्पादन कर रही है। इसका मतलब भारत में मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। ये क्या है, समाजवाद है। समझ में आ गया आपको। देखो आप, समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। नियंत्रण न्यूनाधिक, मतलब अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, जबकि लोकतंत्रात्मक समाजवाद में नियंत्रण अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। भारत ने बीच का रास्ता अपनाकर मिश्रित व्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है भारत में जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम सब जानते हैं इस बात को, तो कि भारत में आपको पता है उत्पादन हो रहा है। अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, कोयला पढ़ाया है, तो आपको पता है उसमें सरकारी कंपनियां भी है और प्राइवेट कंपनियां भी है, दोनों क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। तो कैसी होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई।
अब ये ध्यान रखना है कि समाजवादी शब्द पहले हमारी प्रस्तावना में नहीं था, इसका मतलब इसको जोड़ा गया है। वैसे आपको बता दूं मैं, हमारी प्रस्तावना में केवल एक बार क्या हुआ है, संशोधन हुआ है, और वो है 42वां संविधान संशोधन। 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। तो पहला कौन सा आ गया है, समाजवादी। मैं लिखा यहाँ पर देखो आप, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया। तो पेपर में आएगा क्या समाजवादी शब्द पहले था, नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता, ये 3 शब्द ये बाद में जोड़े गए थे। कुल मिलाकर आपको इसे याद करना है। अब इससे आगे देखो, ये समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया आपको, हाँ ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष के बारे में तो आप जानते होंगे, मैं आपको बता दूं, ऐसा देश जिस देश ने किसी धर्म विशेष को उस राज्य का, उस देश का, ठीक है ना, धर्म घोषित नहीं किया है, राज धर्म घोषित नहीं किया है, और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है, समान दृष्टि से आपको बताया कि उसे जो भी आपको होता है सहयोग देता है, वो सबको बराबर देता है, बराबर मानता है, वो देश क्या है, पंथ निरपेक्ष। क्या भारत में किसी एक धर्म को राज धर्म घोषित किया है, नहीं किया है। तो भारत कैसा है, पंथ निरपेक्ष है, सभी धर्मों की यहाँ पर बातें होती है। पाकिस्तान कैसा है, इस्लाम वाला है, ठीक है ना, वो आपको पता है, उसमें राज धर्म कर रखा है, कौन सा है, इस्लाम धर्म है। तो भारत कैसा है, पंथ निरपेक्ष है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देखो आप, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि वे सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक व्यक्ति विषय माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। हम पढ़ते हैं ना, हमारा संविधान में दे रखा है कि आप अपने मन से किसी भी धर्म को आप मान सकते हो। ये आपको बताया कि व्यक्तिगत इच्छा होती है किसी धर्म को मानना, देश का कोई सिस्टम नहीं है। देश आपको पता है सभी धर्मों को समान मानता है, ठीक है। आगे देखो आप, ये भी आपको पता है पहले नहीं था, कब जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। लो पास में आप 1976। बताओ इस समय पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। आपको पता है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मिनी संविधान कह दो, छोटा संविधान कह दो, ये आपको समझ में आ गया। आगे लिखा है लोकतंत्र। लोकतंत्र तो आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों का राज। जैसे आपको पता है इब्राहिम लिंकन हुए हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन, वो क्या होता है, लोकतंत्र होता है। तो भारत कैसा है, लोकतंत्र देश है। और पहले आपको पता है यहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था, राजा लोग हुआ करते थे, उनके हिसाब से चलता था। लेकिन आपको पता है फिर हम क्या हो गए, आजाद हो गए, और हमारे संविधान में हमारे देश को लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया गया है, ये आप जानते हो, ठीक ना। ये देखो आप, लोकतंत्र, लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र या लोगों का राज, अर्थात जनता का शासन। इब्राहिम लिंकन आपको पता है कहाँ कहते हैं, अमेरिका के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। ये पेपर में आ चुका है, ये किनकी परिभाषा है, इब्राहिम लिंकन की है, ठीक है। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। हम सब जानते हैं भारत में जो भी पदाधिकारी है सभी क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। समझ में आ गया आपको, ठीक है। हाँ, ये लास्ट है 5 नंबर, ठीक है ना। आगे देखो, गणतंत्र क्या होता है, भारत गणतंत्र है या राजतंत्र है, कैसे, नहीं, ध्यान रखने, गणतंत्र का मतलब ये होता है ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वो क्या होता है, गणतंत्र देश होता है। ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत होता है, वो राजतंत्र है। आपको बताया अमेरिका क्या है, गणतंत्र है। ब्रिटेन क्या है, राजतंत्र है। वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है, वहां की जो महारानी है, सम्राट होता है, और वो आपको पता है वंशानुगत होता है। और भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। होता है कि नहीं होता है, निर्वाचित होता है। इसीलिए भारत क्या है, गणतंत्र। हाँ, 26 जनवरी 1950 को रखना है, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। और संविधान के अनुसार
राष्ट्रपति क्या होगा? निर्वाचित होगा। देखो आप, भारत एक गणतंत्र राज्य है, इससे तात्पर्य कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र राज्य बना या गणराज्य बना। अमेरिका गणतंत्र है, ब्रिटेन राजतंत्र है, क्योंकि ब्रिटेन का राज्य प्रमुख या राज प्रमुख है वो क्या होता है? वंशानुगत होता है। अब इससे आगे देखना आप, सर आप कैसे पढ़ाओगे आगे? कुछ भी नहीं। देखो आप, वो चीजें आगे ना आगे। देखो संविधान का उद्देश्य पहले क्या है? न्याय है, बाद में क्या है? स्वतंत्रता है, बाद में क्या है? समता है, बाद में क्या है? बंधुता है। आगे देखो आप, पहले देखो आप, पहले क्या है? न्याय। न्याय कितने प्रकार? 3 प्रकार का सारा न्याय चाहिए, सारा का सारा न्याय चाहिए। देखो, सा से समाज सामाजिक, आ से आर्थिक, रा से राजनीतिक। मैंने तो वो भी समझा रखा है कि पहले समाज, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक। समझ में आ जाएगा, सारी बातें क्रम से लिखी हुई है। आगे देखो आप, अगर क्या है? स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, ठीक है, ये सारी बातें। फिर समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। और फिर बंधुता 1 प्रकार की। इस तरह से आपको बताइए, व्यक्ति की गरिमा पहले आएगा, फिर राष्ट्र की एकता, फिर अखंडता, ऐसे। फिर संविधान का लागू होना। कहाँ लिखा हुआ है क्या? प्रस्तावना में, हाँ लिखा हुआ है, लिखी हुई है। फिर प्रस्तावना का शब्द कैसे? अंगीकृत है, अधिनियमित है, आत्मार्पित है। और फिर आपको बताया कि संविधान में जो प्रस्तावना है, क्या वो संविधान का भाग है या नहीं है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में वाद आए थे, वो समझाने वाला हूँ। बहुत सारे, गोलकनाथ वाला है, केशवानंद भारती है, ये सारे हम देखेंगे। और फिर आप देखो प्रस्तावना में क्या हुआ? संशोधन। 3 शब्द जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे, सारी बातें इसमें दे रखी है। फिर आगे प्रस्तावना के बारे में कुछ विद्वानों ने कथन कहे हैं, वो कथन भी आपको याद करना है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। किसने कहा था कि संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी क्या है? आत्मा है। ये किसने कहा? ये हम देखेंगे, ये पाल के वाला ने क्या। फिर आपको बताया अन्य तथ्य, प्रकार से ये लास्ट में लाइन है। इन सब को हम देख, हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो कुल मिला के एक क्लास और होगी और ये आपको याद हो जाएगा। क्या हुआ? पढ़ा दिया पूरा? ठीक है, तो फिर कल नहीं पढ़ना है? हाँ, पढ़ना है, याद करना है। याद क्या करना है? जब कल आओगे ना आप, अगर आपने बताया नहीं तो मैं आपको 15 मिनट के लिए खड़ा रखूंगा। याद करके आना है, लिख लिख के याद करना है, ठीक है। थैंक यू।